तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस एक और वीडियो के साथ। आज जो है पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1 को हमने डिस्कस करा था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जिसने नहीं देखी है वो देख लेगा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की हमने बात करी थी, कई सारी चीज़ों की हमने बात करी थी, जैसे यूएसए की कुछ बात करी थी, यूएसएसआर की बात करी थी, यूएसएसआर की फुल फॉर्म जानने की कोशिश करी थी, रशियन रेवोल्यूशन या बोल्शिविक क्रांति की बात करी थी हमने, रशिया क्रांति की बात करी थी, रूसी क्रांति जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज जो है हमने डिस्कस करी थी। और भी कई सारी चीज डिस्कस करी थी, जैसे यूरोपीय संघ का डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कई सारी सोवियत यूनियन क्या है, सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ के साथ साथ और चीज भी डिस्कस हमने की। यूएसए की आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, रशिया की आइडियोलॉजी क्या है, रूस की विचारधारा क्या है, सोवियत संघ की विचारधारा क्या है, और भी कई सारी चीजें हमने जानने की कोशिश करी थी, डिस्कस करने की कोशिश करी थी। और क्या जानने की कोशिश करी थी, सोवियत संघ की विशेषता क्या है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हुए, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, शॉक थेरेपी की विशेषता और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या निकले, ये सारी चीज जो है डिस्कस करी थी हमने। व्लादिमीर लेनिन कौन थे, ठीक, और उसके बाद डिस्कस हमने करा कि व्लादिमीर लेनिन के साथ और मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। ठीक है, आइए आज जो है सेकंड चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर को आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो आज जो है सेकंड चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जैसा कि आपको पता है बुक 1 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस बुक 1 चैप्टर नंबर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, मतलब कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर्स की हम बात करेंगे कि जो सत्ता है वो क्या है, पावर क्या है, शक्ति क्या है। अभी तक हम सारी चीज पढ़ते हुए आ रहे थे क्या, कि पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जाना था 1914 से लेके 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध जानने की हमने कोशिश करी थी, सेकंड जानने की कोशिश करी थी, और कोल्ड वॉर को हम जानने की कोशिश कर चुके हैं। तो कोल्ड वॉर को जानने की जब हम कोशिश कर रहे थे तो उसी के अंदर हमने कई सारी चीजें मैंने बताई थी। फिर उसके बाद हमने जानने की कोशिश करी थी कि सोवियत यूनियन, सोवियत संघ कैसे बना, कितने देशों को मिलाकर बना, ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर ली थी। फिर उसी के साथ साथ जानने की हमने कोशिश करी थी कि मैंने ये बताया था कि एक आइडियोलॉजी है समाजवादी, एक आइडियोलॉजी है पूंजीवादी, मतलब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा जानने की कोशिश करी थी। पूरा विश्व जो है दो गुटों में, दो कंट्रीज क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, दो गुटों में बढ़ चुकी थी, ये हमने जानने की कोशिश करी थी। अब क्या है कि पूरे विश्व को जो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा और एक पार्ट जो है जीत जाता है, लेकिन अब जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, कुछ ऐसे केंद्र स्थापित होते हैं, कुछ ऐसे यूनियन, कुछ ऐसे संघ बनाए जाते हैं जिसके अंदर कई सारे संघ उभर के आते हैं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे केंद्र है, कौन कौन से ऐसे यूनियन है, कौन कौन से ऐसे संघ है जो यहाँ पर विकसित हुए, कब, सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बताता है कि यूरोप के अंदर यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन की बात हो, चाहे वो आसियान की बात हो, यहाँ पर जाएंगे इंडोनेशिया वाले पार्ट में आसियान की बात हो, फिर आगे चलेंगे, इस चैप्टर से भी आगे चलेंगे, इससे भी परे चलेंगे तो बात करेंगे किसकी, सार्क की। ठीक है, और भी कई सारी चीजों की, फिर यूएनओ आ जाएगा आपका। तो ये सारी चीजें डिस्कस हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मोस्टली आसियान और यूरोपीय संघ जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही होगी, आई होप मैंने समझाने की आपको बहुत अच्छे से बताया होगा कि इसके अंदर यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन क्या होता है, यूरोपीय संघ कैसे बना, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में फिर आसियान पे डिस्कस करेंगे। तो आज यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन को जानने की कोशिश करते हैं। तो आई होप इतनी बातें क्लियर है, जानने की कोशिश करते हैं यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ जो है
यूएसए मैंने पढ़ाया था, यूएसए मैंने पढ़ाया था, ठीक है, यूएसए मैंने पढ़ाया था, ठीक है। यूएसए जब मैंने पढ़ाया तो यूएसए के द्वारा ही एक प्लान या एक योजना आती है जिसको हम बोलते हैं मार्शल योजना। क्या बोला जाता है? मार्शल योजना। यूएसए के द्वारा ही एक मार्शल योजना जो है लाई जाती है, जिसे हम क्या कहने का मतलब कि यूरोप के अंदर यूएसए ने क्या करा, एक मार्शल योजना लाता है। और वो क्यों लाता है कि भैया यूरोप के अंदर यूएसए मार्शल योजना इसलिए लाता है कि यूरोप की जो आर्थिक या अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, मतलब कहने यूएसए के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए मार्शल योजना लाया गया, इसी को हम मार्शल योजना कहते हैं। और ये मार्शल योजना जो है 1948 के अंदर आती है। 1948 के अंदर ये मार्शल योजना जो है आती है। और ये जब मार्शल योजना जब आती है तो 1948 के अंदर ही क्या देखने के लिए मिलता है, एक समुदाय, एक केंद्र या एक समुदाय का निर्माण होता है जिसका नाम होता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है। क्या? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। 1948 में इसका गठन होता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का। और यूरोपीय जो आर्थिक समुदाय है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है 1948 में इसका गठन होता है। किसके द्वारा होता है? किस योजना के द्वारा होता है? मार्शल योजना के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन होता है। इसका काम होता है कि यूरोप के जितनी भी कंट्रीज हैं, मतलब जितने भी देश हैं, यूरोप के जितने भी देश हैं वो क्या करेंगे, आपस में आर्थिक विकास करेंगे, अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में सुधार लाएंगे। मतलब यूरोपीय आर्थिक समुदाय का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये था कि अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करना, वहां के सारे देश जितने भी थे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है आपको। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखने के लिए मिला एक क्या, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, ठीक है। यूरोपीय संघ देखने के लिए मिला, वो देखने के लिए मिलता है यूरोपीय संघ कब। इतनी चीजें क्लियर है आपको? ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, मार्शल योजना मैंने बता दी है। यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन की स्टार्टिंग होती है 7 फरवरी 1992, 1992। यूरोपीय संघ को 7 फरवरी 1992 को बनाया जाता है। देखो, अब जो हमने पीछे पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा था एक बार देखेंगे। पीछे ये पढ़ा था कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका गठन होता है 1948। और फिर उसके बाद क्या आता है, यूरोपीय संघ, इसका गठन होता है 7 फरवरी 1992। अब याद रखना, जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय मैंने बता दिया, ये क्या करेगा, यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है
अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए काम करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, इसको इसलिए बनाया गया था कि जो यूरोप के जो जितने भी देश है उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो अच्छी करेगा। फिर आगे चल के यूरोपीय आर्थिक समुदाय का ही जो नाम पड़ा वो पड़ा यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, और इसको अलग से नाम देकर यूरोपीय संघ, इसका नाम ये हटाकर ये देकर यूरोपीय संघ को बनाया जाता है 7 फरवरी 1992। ठीक है, और यूरोपीय संघ को जब बनाया जाता है 7 फरवरी 1992, एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है maastricht ट्रीटी। क्या नाम होता है? maastricht संधि। ठीक है, maastricht संधि के तहत इसको बनाया जाता है यूरोपीय संघ को। एक ट्रीटी होती है, maastricht ट्रीटी बोलते हैं, maastricht संधि बोला जाता है, जो कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हटाकर यूरोपीय संघ बनाया जाता है। वो बनाया जाता है 7 फरवरी 1992। और जब ये बनाया जाता है तो इसके अंदर जो टोटल देश होते हैं वो 27 देश शामिल होते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि 27 देशों की अर्थव्यवस्था का काम इसका था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का था। और उसके बाद यूरोपीय संघ जो यूरोपीय यूनियन है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो यही देखने के लिए मिलेगा, आर्थिक या अर्थव्यवस्था को सुधार करना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना या आर्थिक सुधार करना। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद देखने के लिए मिला सुरक्षा नीति। अब सुरक्षा नीति भी इसके अंदर शामिल कर ली गई, सुरक्षा नीति को मजबूत करने की बात करी गई। फिर उसके बाद विदेश नीति भी इसके अंदर देखने के लिए मिली। और फिर विदेश नीति के साथ साथ सुरक्षा नीति और आर्थिक या अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ, और अर्थव्यवस्था कैसी होगी? तीव्र, मतलब तेज गति से विकास करेंगे। तेज गति से आप क्या करेंगे? विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में और तेजी लाएंगे जो पहले कम थी। और फिर उसके बाद लेते हैं क्या कि पारंपरिक क्या करेंगे? पारंपरिक सहयोग की स्थापना करेंगे। पारंपरिक सहयोग देखने के लिए मिला। ठीक है, पारंपरिक सहयोग मतलब आपस में सहयोग करेंगे सारे 27 के 27 देश। इतनी बात क्लियर है। इसके ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिले। ऑब्जेक्टिव क्या देखने के लिए मिले? ऑब्जेक्टिव ये देखने के लिए मिले कि क्या बोलते हैं? उद्देश्य देखने के लिए मिले। ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिले। क्या क्या देखने के लिए मिला? उद्देश्य, उद्देश्य देखने के लिए मिला। अर्थव्यवस्था जो पहले से चलती हुई आ रही थी, जिसमें हम काम कर रहे थे, अब उसमें क्या है? तेज गति विकास करना, तेज गति लाना, तीव्र गति से अब क्या? अर्थव्यवस्था में सुधार करना और तेजी लाना। सेकंड, सुरक्षा नीति। सुरक्षा नीति में मतलब अपने 27 देशों की सुरक्षा को मजबूत करने की बात करी गई। और थर्ड, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी इसके साथ लागू करेंगे 27 के 27 देश। फॉरेन पॉलिसी, विदेश जो नीति है उनको एक साथ मिलकर उन पे काम करेंगे। और फिर पारंपरिक सहयोग मतलब कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, अच्छा मेल मिलाप। ठीक है, सांस्कृतिक हो, चाहे वो मतलब सांस्कृतिक मतलब कल्चर हो, ठीक है, सांस्कृतिक हो या धर्म हो, कुछ भी हो, ETC। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, है ना। ये सारी चीज देखने के लिए मिली। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो अब चलते हैं आगे। इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब आते हैं अब आते हैं यूरोपीय संघ को। अब यूरोपीय संघ बनाया, उसके उद्देश्य देखे हमने। अब इसको कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ताकतवर बनाएगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो
कमजोर करेंगी, मतलब स्ट्रोंगनेस और वीकनेस। ठीक है, तो यूरोपीय संघ को अब ताकतवर बनाने वाली चीज कौन सी है और कमजोर बनाने वाली चीज कौन सी है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं क्या कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाली चीजें। ठीक है, मतलब यूरोपीय संघ के स्ट्रॉन्गनेस ऑफ यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ को कौन कौन सी चीजें ताकतवर बनाती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही? तो इसके अंदर पहला पॉइंट होगा, इसके अंदर हम 4 5 6 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है। यूरोपीय संघ को सबसे पहले जो ताकत बनाने वाली चीज है वो आती है आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और नैतिक। ठीक है, मतलब आर्थिक, सामाजिक, नैतिक। ठीक है, या नैतिक, नैतिक हटा दे, आर्थिक सामाजिक लिख चुका है, आर्थिक सामाजिक और सैनिक लिख लेते हैं। प्रभाव, मतलब आर्थिक, सामाजिक और सैनिक प्रभाव देखने के लिए मिला, मतलब उस पे क्या है ताकतवर बनाती है, कैसे अब आते हैं हम समझते हैं। अर्थव्यवस्था को हम 1948 में ही क्या देख रहे थे, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर कई सारे देश शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब देखो 1948 में स्टार्ट होता है, 1992 में 1992 में 27 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 5 उंगली है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 जने हैं, ये 4 जने हैं। अब एक सिंगल बंदा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या इन 4 बंदों को एक साथ मिला देंगे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कहने का मतलब एक बंदा है और यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 बंदे हैं, 3 बंदे हैं। यहाँ पर ये अकेला कमाने वाला है, यहाँ पर ये 3 कमाने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था इन दोनों में से किसकी मजबूत होगी, 3 वालों की। तो ऐसे देखने के लिए मिला है। इसके अंदर 27 देश थे, 27 देशों की आर्थिक स्थिति जो है अच्छी चल रही थी, अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए ये आर्थिक जो है प्रभाव देखने के लिए मिला, ताकतवर देखने के लिए मिला। सामाजिक, भाई सारे देश शामिल है, सबका कल्चर जो है, सोशल जो है, संस्कृति जो है, समाज जो है आपस में मिला हुआ है और मेल भाव की भावना प्रकट कर रहा है, जिसके कारण क्या है सामाजिक देखने के लिए, ताकतवर देखने के लिए मिला। सैनिक, 27 देशों की सारी जो है सेना आपस में मिली हुई है, एक पे हमला हुआ तो 27 के 27 देश क्या है आक्रमण कर देंगे उस देश पे जिसने हमला करा है। तो ये प्रभाव देखने के लिए मिला, ताकतवर बनाना। अब आते हैं, क्लियर है इतनी बात, पहला पॉइंट क्लियर होगा कि इकोनॉमिक, सोशल और आर्मी, ठीक है, इस पे इफेक्ट देखने के लिए मिला, इसलिए ताकत बनाते हैं, ताकतवर प्रभाव देखने के लिए मिला इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बताते हैं, ये भी देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, ये पॉइंट भी देखने मिलता है जो आर्थिक है। आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था की जो बात हो रही है भाई, अर्थव्यवस्था में ताकतवर बनाने में एक पॉइंट ये भी था इसका कि 2016 में ये दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर देखने के लिए मिली थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर देखने के लिए मिली थी 2016 में यूएसए के बाद। क्लियर, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत देखने के लिए मिलती है। क्लियर ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बताता है कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, मतलब सकल घरेलू
उत्पादन जो है, सकल घरेलू उत्पादन जो है इसका, सकल घरेलू उत्पादन जो है जिसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी जो है, सकल घरेलू उत्पादन जो है, क्या देखने के लिए मिला इसके अंदर कि सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर का था। ठीक है, मतलब सेकंड पॉइंट यह है, सकल घरेलू उत्पादन जो है 17,000 अरब डॉलर का इसका देखने के लिए मिला जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, ये क्या है, सबसे मजबूत देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए मिला, भाई अर्थव्यवस्था मजबूत है तो घरेलू उत्पादन भी तो मजबूत होगा, तभी तो अर्थव्यवस्था मजबूत है। ठीक है, अब ये देखने के लिए मिला कि सेना जो है यूरोपीय संघ की, यूरोपीय यूनियन की सेना जो है वो क्या देखने के लिए मिली, यूएसए के बाद सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेना, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेना इसकी ही देखने के लिए मिली, यूएसए के बाद पावरफुल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक, और फिर ये देखने के लिए मिला कि यूएसए का क्या देखने के लिए मिला, जितना यूएसए यूएनओ में अंशदान देता था, यूएनओ बढ़ाऊंगा आगे क्या है अंशदान, कैसे देता है यूएसए। ठीक है, उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा कि यूएनओ में जितना अंशदान देता था उसका 3 गुना यूरोपीय संघ देता था, इसलिए ये स्ट्रॉन्गनेस था, स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिला। नेक्स्ट, सेना बता दिया, सेना यूएसए के बाद मतलब दूसरी सबसे बड़ी सेना देखने के लिए मिली। ठीक है, फिर उसके बाद यूएनओ में 2 देश स्थायी सदस्य थे। स्थायी सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य क्या होते हैं, आई थिंक मैंने फर्स्ट जो चैप्टर लिया था उसका पार्ट 1, उसके अंदर मैंने यूएनओ के बारे में हल्का सा शायद बताया होगा, या इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, बुक का जब इंट्रोडक्शन ले रहा था उसके अंदर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वो आप देख लेना कि स्थायी अस्थायी सदस्य क्या होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी और नॉन परमानेंट और नॉन परमानेंट सदस्य क्या होते हैं, मेंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्थायी सदस्य जो है यूएनए के अंदर 5 ही है, उसमें से 2 देश इसी के थे। कौन कौन से 2 देश थे, पहला जो था पहला देखने के लिए मिला फ्रांस, और दूसरा ब्रिटेन या इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन फ्रांस। ठीक है, 2 देश इसके यूएनए के स्थायी सदस्य थे, इसलिए ये पावरफुल था। अब भाई चलो स्थायी सदस्य में समझा ही देता हूं। ठीक है, स्थायी सदस्य वो है 5 देश है, कौन कौन से, स्थायी सदस्य 5 देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य भी हैं जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसका डाटा जो है याद नहीं रखना है। प्रेजेंट में जो है वो मैं आगे पढ़ा दूंगा, पाकिस्तान अभी प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, वो यूएन में पढ़ाऊंगा तब 10 अस्थायी सदस्य आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इन 5 की बात जानते हैं, ये परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर स्थायी सदस्य यूएनओ के अंदर है, ये कभी नहीं हटेंगे। इनके पास एक पावर होती है जिसका नाम होता है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है, इन दोनों के पास वीटो पावर थी। वीटो पावर वह पावर है
जो कि पूरे विश्व में अगर कुछ भी काम चल रहा होगा और 5 में से 4 देशों ने बोला कि ये काम होगा और एक देश ने बोला कि नहीं होगा, तो वो पूरे विश्व में वो काम नहीं होगा। क्लियर? वो होती है वीटो पावर। कहने का मतलब कि एक काम करने के लिए 5 की सहमति होनी चाहिए। अगर एक ने मना कर दिया तो वो काम पूरे विश्व में नहीं हो सकता। ठीक है, उसी को बोलते हैं वीटो पावर। और अब देखो ना, इसके तो 2 देश शामिल है भाई, तो कितनी बड़ी पावर है इसके पास। ठीक है, तो ये था, इसके पास वीटो पावर थी, इसलिए ये ताकतवर देखने के लिए, यूरोपीय संघ ताकतवर देखने के लिए मिला, क्योंकि इसके अंदर 2 देश शामिल थे। इतनी बात क्लियर? ठीक है। 2005 में 2005 के अंदर क्या देखने को मिला, जो इसकी जीडीपी है, जो जीडीपी है वो कई ट्रिलियन डॉलर में चली गई थी, इसलिए ये मजबूत देखने के लिए मिला। ठीक है, ये सारी चीजें जो है यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाती है। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही होगी, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये सब चीजें मैंने बताने की कोशिश करी कि ताकतवर बनाने की कौन कौन सी चीजें हैं। आर्थिक, सामाजिक, सैनिक प्रभाव देखने के लिए मिले, जिसके अंदर अर्थव्यवस्था 2016 में दूसरे नंबर में पीक पे देखने के लिए मिली। 27 देश शामिल है तो आर्थिक मजबूती होगी, सामाजिक मजबूती होगी। 27 देश की सेना आएंगी तो मजबूत होगा। सकल घरेलू उत्पादन जो है वो देखने के लिए मिला। सेकंड, 17,000 अरब डॉलर का उत्पादन देखने के लिए मिला। सैन्य जो है यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट सेना या दूसरी सबसे बड़ी सेना देखने के लिए मिली। फिर उसके बाद यूएसए यूएनओ में कुछ अंशदान देता है, उसका 3 गुना ये उस टाइम दिया करता था 2016 के आसपास, मतलब कि उस टाइम। ठीक है, और यूएन में स्थायी सदस्य 2 हैं जिनके पास वीटो पावर थी, फ्रांस और ब्रिटेन, इसलिए ये ताकतवर है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं इसके वीकनेस। ठीक है, अब आते हैं यूरोपीय संघ को कमजोर बनाने वाली चीजें, या इस चीज को कारक भी बोलते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले क्या क्या कारक थे वो पढ़ लिए, मतलब चीजें क्या क्या थी। अब आते हैं यूरोपीय संघ को कमजोर बनाने वाली, वीकनेस बनाने वाली क्या क्या चीजें। ठीक है, मैंने बताया था भैया ये जो है विदेश नीति बनाते हैं, मतलब फॉरेन पॉलिसी। अब जब ये विदेश नीति बनाते हैं तो इसके अंदर हमने जानने की कोशिश करी थी क्या कि 27 देश जो है इसके अंदर शामिल है। अब 27 देश शामिल है तो 27 देशों की राय अलग होगी, मतलब 5 जने बैठे हैं तो पांचों की विचारधारा और राय क्या है, अलग अलग होगी। बोलेगा एक बंदा ये काम कर लो भाई, 4 बंदे बोलेंगे हाँ ठीक है ये काम, लेकिन एक बंदा क्या बोलेगा कि ये चीज है भाई मेरे को ठीक नहीं लग रही इसलिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज देखने के लिए मिली। 27 देश जब शामिल थे तो विदेश नीति जो है क्या देखने के लिए मिली, इसमें फूट देखने के लिए मिली कि विदेश नीति जब हम बनाने की बात करते हैं तो विदेश नीति जब हम बनाएंगे तो 27 देशों में से कुछ ऐसे देश जो है उस नीति को क्या बोल रहे हैं कि ये नीति खराब है भाई नहीं बनेगी, और कुछ ऐसे देश है जो बोल रहे हैं ये नीति अच्छी है बनानी चाहिए, इसको लागू करना चाहिए, नीतियों को बनाना चाहिए, लागू करना चाहिए। लेकिन कुछ जो है मत में नहीं है, कुछ के मत हैं, तो इसलिए यहाँ पर लड़ाई देखने के लिए मिली और यही कमजोर देखने के लिए बात करी जाती है, या विदेश नीति के चलते यहाँ पर कमजोरी देखने के लिए मिलती है। पहला पॉइंट क्लियर। विदेश नीति के साथ साथ इसके अंदर रक्षा नीति भी आ जाएगी, मतलब पॉलिसीज जितनी भी थी, नीतियां थी, उसमें मतभेद देखने के लिए मिला, इसलिए इसको कमजोर बनाने की बात करी गई। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि जब हमने पढ़ा था क्या, एक संधि पढ़ी थी जिसका नाम था मास्ट्रिक्ट
संधि, संधि जब हमने पढ़ी थी तो मास्ट्रिच संधि के अंदर ये देखने के लिए मिला था क्या कि मास्ट्रिच संधि के साथ 1992 में 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय संघ का, यूरोपीय यूनियन को बनाया जाता है, ठीक है। और जब इसको बनाया जाता है, यूरोपीय संघ को, 27 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं ना, इतने ऐसे देश होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस संधि को नहीं मानते, अपनाते नहीं है, ठीक है। यूरोपीय संघ की आपको पता है जो रुपया है, मतलब रुपया क्या है, मनी जो है, ठीक है, पैसा जो है, मनी जो है, उसका नाम क्या है, यूरो, ठीक है। करेंसी जो है यूरो है, ठीक है। तो अब आते हैं, यूरो जो है, मास्ट्रिच संधि जो है, 2 देश जो है मना कर देते हैं, भाई हम मास्ट्रिच संधि को नहीं मानते। वो 2 देश कौन कौन से हैं? एक है डेनमार्क, ठीक है, एक है डेनमार्क और दूसरा है स्वीडन। एक है डेनमार्क, दूसरा है स्वीडन। ये इतने घनचक्कर देश हैं, मतलब उस टाइम इन्होंने मना कर दिया क्या, मास्ट्रिच संधि जो है हम नहीं मानेंगे। रूस की जो मुद्रा रूबल है उसको भी हम नहीं मानेंगे, हम अपना पैसा चलाएंगे, ठीक है। ये सब देखने के लिए मिला, इसलिए इसको कमजोर बनाया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये बताता है कि अमेरिका का एक, भाई मैंने बताया ना कई सारी जो है यहाँ पर क्या है, केंद्र स्थापित हो रहे थे। तो अमेरिका का एक केंद्र था जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। नाटो सीटो सेंटो, ये 3 है, ठीक है। तीसरा चैप्टर डिलीट हो चुका है आपका, जिसके डोमिनेंस ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका का वर्चस्व की जब हम बात करते हैं उसके अंदर नाटो सीटो सेंटो पढ़ने के लिए मिलता है। तो नाटो इसका एक केंद्र है, मतलब नाटो एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे यूरोपीय संघ जो है, यूनियन जो है, एक नाटो भी एक तरीके से यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो नाटो में क्या हो रहे थे, यूरोपीय संघ के देश जो है शामिल हो रहे थे। और वो सिंपल सी बात है, क्यों शामिल हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लड़ाइयां देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है, अलगाव देखने के लिए मिल रहा था। रक्षा नीति, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, ये जो पॉलिसीज थी इनमें क्या कहीं ना कहीं लड़ाइयां देखने के लिए मिल रही थी। और कहने का मतलब, अब ये घर टूट रहा है तो मैं इसमें नहीं रहूंगा, नए घर में रहूंगा ना, तो ये सारे देश जो है इसमें आके मिल रहे थे धीरे धीरे नाटो में। और अमेरिका क्या सोच रहा था, अमेरिका और भड़का रहा था। अमेरिका के पास वहां उस टाइम बहुत पावर थी, तो समझाने की उसको समझा रहे थे, भड़का रहे थे कि भाई हमारे में आ जाओ, उसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ऐसा भी देखने के लिए वहां पर मिला, क्लियर, ठीक। फिर उसके बाद देखने के लिए मिला कि ब्रिटेन जो है, जैसे मैंने बताया था, वीटो पावर फ्रांस और ब्रिटेन के पास है, इसलिए ताकतवर बनाते हैं। लेकिन ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया, और वो अलग होता है, एक जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह के द्वारा, यूरोपीय संसद में जनमत संग्रह के द्वारा ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग कर दिया जाता है। अलग, वो अपना वोट काउंटिंग कराता है, जनमत संग्रह कराता है, जनमत मतलब वोटिंग डलवाता है, और ब्रिटेन जो है अलग हो जाता है। ये जनमत संग्रह जो है वो ब्रिटेन, मतलब यूरोप के अंदर कब होता है, 23 जनमत संग्रह होता है, ये होता है 23 जून 2016, ठीक है। 23 जून 2016 को जनमत संग्रह होता है, और ये क्या होता है, इसको वोट जो है मिल जाते हैं, और ये अलग हो जाता है। कब अलग होता है, कब अलग होता है, 31 जनवरी 2020 को ये घोषणा कर देता है कि मैं यूरोपीय संघ से अलग, ठीक है। तो ये जनमत संग्रह से अलग हो गया था, ठीक। अगर राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो थैचर करके एक राष्ट्रपति हुए, पीएम हुए,
ठीक। पीएम होते हैं थैचर, ठीक है। थैचर का पूरा मार्गरेट थैचर करके व्यक्ति हुए जो कि यूरोपीय संघ के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। उनके नेतृत्व में ये अलग मतलब जनमत संग्रह होता है और ये अलग हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। कमजोर बनाने वाली चीजें 1 2 3 4 5 चीजें हमने पढ़ने की कोशिश करी कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, कैसे कैसे, ठीक है। यूरोपीय संघ को आज मैंने कवर करा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है मैंने बताने की कोशिश करी है, ठीक, और समझाने की बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। और जिसने पहला चैप्टर नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की, उसके अंदर पहला चैप्टर जाके देखे और समझे और जानने की कोशिश करें। आप लिखे और रिवीजन करें। एनसीईआरटी बुक जो है आपकी ये वाली जिसमें से मैं पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी बुक, इसको आप क्या है पढ़िए बहुत अच्छे से, ठीक है। और लेक्चर अटेंड करिए और बुक पढ़िए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई गाइड, ना कोई सैंपल पेपर, ना कुछ। यहीं आपको सारी चीजें मिलेंगी, प्रैक्टिस यहीं कराएंगे, सारी चीजें यहीं देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर से मैं पढ़ाता हूँ, सारी चीजें पढ़ के आता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वो बोलते हैं रख भरोसा, ठीक है, जंग अभी बाकी है। रख भरोसा, जंग अभी बाकी है, सबर रख, दिन अभी हमारे भी बाकी है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बस थोड़ा मेरे पे भी भरोसा रखिए और अपने आप को सेटिस्फाई करते रहिए मेरे से कि सर जो है पढ़ा रहे हैं वो हमें एक न एक दिन 12th के एग्जाम में काम आएगा। और इसलिए आप यहाँ पर जुड़े हुए हो मेरे साथ और आई होप और भी साथियों को आप जोड़ोगे। और मैं आपको, देखो आपके ऊपर सारी मेहनत है, ठीक है। कुछ हमारे 10% हमारी है, 90% आपकी है। ऑनलाइन चीज में यही है कि आपकी 90% है, 10% हमारी है। तो हम मेहनत करके आते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको दोबारा से रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। और नहीं आती है कि सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझ में आएगा, तो आप क्या है कमेंट करिए और मैं उसको कमेंट को पढ़ूंगा, रिप्लाई दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। आपका साथ हमारा विकास ये देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस भी करिए जिससे आने वाली वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।